बारिश में 10 रुपए की चाय पकौड़े। स्नेहा बहुत ही समझदार और सुंदर लड़की थी जिसकी शादी मयंक से तय हो जाती है। वो बहुत ही समझदार और अच्छा लड़का था, इसलिए स्नेहा भी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसे ही एक दिन उसके पिताजी स्नेहा से कहते हैं, स्नेहा बेटा, तू शादी से खुश तो है ना? तुझे कोई एतराज तो नहीं, क्योंकि तू जानती है कि 2 महीने बाद तेरी शादी है। नहीं पिताजी, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपने जो भी मेरी जिंदगी के लिए फैसला लिया है वो अच्छा ही होगा, लेकिन बस मुझे एक ही चीज की चिंता सताई जाती है कि मेरे जाने के बाद मेरी तीनों बहनों का क्या होगा। आप सब कुछ अकेले कैसे संभाल पाएंगे? माँ तो हमें कब का छोड़कर चली गई। कोई बात नहीं स्नेहा बेटा, इतना नहीं सोचते। हर बेटी अपने नसीब का खुद लेकर आती है। जब उनकी शादी की बारी आएगी तो उन लोगों के लिए भी खुद ब खुद इंतजाम हो जाएगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि तेरे ससुराल ने इतना कोई दहेज भी नहीं मांगा है। स्नेहा के पिताजी स्नेहा की शादी से बहुत ज्यादा खुश थे। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन स्नेहा के पिताजी घर में 2 लाख रुपए लेकर आते हैं और उसके बाद स्नेहा को कहते हैं, स्नेहा, इन पैसों को संभाल कर रख। मैं ये तेरी शादी के लिए पैसे लेकर आया हूँ जमींदार के घर से, क्योंकि मैं नहीं चाहता तेरी शादी में कोई भी कमी हो। पिताजी, हमारी शादी में भी आपको कोई कमी नहीं रखनी है और मैं तो अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी। स्नेहा की बहन ने जैसे ही ये कहा, उसके पिताजी ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है मेरी बेटी, तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा कर। वैसे भी आजकल सोच और समाज दोनों बदल गया है। लड़कियों को भी अपनी पसंद के लड़कों से शादी करने का पूरा हक है। स्नेहा अब उन पैसों को संभाल कर रख देती है और उसके बाद पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। लेकिन गांव में ये बात सबको पता थी कि स्नेहा के पिताजी गांव के जमींदार से 2 लाख रुपए उधार लेकर आए हैं। रात के समय 2 चोर घर में घुस आते हैं और उसके बाद जहरीली नींद की दवा पूरे घर में फैला देते हैं और 2 लाख रुपए लेकर भाग जाते हैं। अब सुबह स्नेहा के पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। अब मैं क्या करूंगा? मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। इतने अरमानों के साथ मैंने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां की थी। पिताजी, रोने से कोई हल नहीं निकलेगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम कोई न कोई हल निकाल लेंगे। स्नेहा किसी तरह अपनी बहनों और अपने पिताजी को संभालती है, लेकिन उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही शाम के समय वो कुएं से पानी भरने के लिए चली जाती है। तभी वो रास्ते में कई तरह के खाने के ठेले लगे हुए देखकर कहती है, अगर मैं भी कुछ समय के लिए अपनी शादी होने तक कोई ठेला लगा लूं तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ पैसे कमाकर तो अपने पिताजी की मदद कर ही पाऊंगी। और ये विचार अपने पिताजी को भी बताती है। तो उसके पिताजी उसकी बात पर हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और स्नेहा अब गांव के बाजार में 10 रुपए में चाय पकौड़े का ठेला लगा लेती है। आओ आओ, बारिश में 10 रुपए में चाय पकौड़ा खाओ। आओ आओ, बारिश में 10 रुपए में चाय पकौड़े खाओ। स्नेहा ऐसे ही ग्राहकों को चाय पकौड़े खाने के लिए आवाज लगा रही थी। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और कहती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ लड़की, तुम 10 रुपए में चाय पकौड़े बेच रही हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? बहन जी, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने 10 रुपए में चाय पकौड़ी बेचनी शुरू की है। वैसे भी चाय बनाने में इतनी लागत नहीं लगती है। किसी जमाने में और कुछ इलाकों में अभी भी 5 रुपए में चाय मिलती है। और रही बात पकौड़े की, तो मेरे पिताजी खेती का काम करते हैं, तो ये उनकी ही फसल की सब्जियां हैं। वो औरत अब स्नेहा की बात सुनकर खुश हो जाती है और उसके बाद जल्दी जल्दी स्नेहा के बनाए हुए चाय पकौड़े खाने लगती है, जो कि उसे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। सच में तुम गरीबों का पेट भरकर बहुत भला काम कर रही हो, जबकि तुम खुद भी गरीब हो। अगर तुम इतनी मेहनत से काम करोगी तो तुम्हारा काम बहुत अच्छा चल जाएगा। वो औरत ये बोलकर पकौड़े खाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद स्नेहा के 10 रुपए में चाय पकौड़े खाने के लिए बच्चे, बड़े और बुजुर्ग भी आते हैं, क्योंकि उसने दाम इतना ज्यादा कम रखा था कि हर कोई एक बार वो चाय पकौड़े खाकर स्वाद जरूर लेता है। स्नेहा बहुत ही समझदार थी। उसने एक शर्त भी रखी थी कि जो दूसरी बार चाय पकौड़े लेगा उसको 15 रुपए देने पड़ेंगे। स्नेहा बेटा, कैसा रहा तेरा आज ठेले पर पहला दिन? कुछ कमाई हुई या नहीं? पिताजी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मैं कुछ भी करके 2 लाख रुपए तो जमा नहीं कर सकती, पर कोशिश करूंगी कि जाने से पहले आपके ऊपर आया हुआ बोझ थोड़ा कम कर दूं। पगली, ऐसा नहीं कहते। लड़कियां कभी भी एक पिता पर बोझ नहीं होती।
बल्कि उनका सहारा होती हैं। ये तो जमाने के रिवाज है कि उन्हें विदा होकर अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। ऐसे ही स्नेहा की शादी को अब 1 महीना बचा था और स्नेहा 10 रुपए में चाय पकौड़े का ठेला लगाया करती। एक दिन उसके ठेले पर 2 लोग चाय पकौड़े खाने के लिए आते हैं और धीरे धीरे बातें कर रहे होते हैं और स्नेहा के कानों में वो बातें चली जाती हैं। पहले अच्छा हुआ जिस किसान के घर चोरी कर ली, पूरे 2 लाख मिले। अब कम से कम कुछ महीनों के लिए कोई चोरी करने की जरूरत नहीं है। हम कितने समझदार हैं जो चोरी करने के लिए इस गांव में आते हैं, और इस गांव में रहते नहीं, बस जमींदार जिसको भी पैसा देता है वो हमें चुपके से बता देता है और कभी कभी उसके घर जाकर चोरी कर लेते हैं, जिससे वो जमींदार का कर्ज भी नहीं चुका पाता और जमींदार उसका घर भी हड़प लेता है। अरे धीरे बोल, सारी बातें यही बताएगा क्या? माना कि चाय और पकौड़े खाते हुए कई तरह की चर्चा करने का मन करता है, लेकिन कुछ राज हमें कभी भी अपने मुंह से नहीं निकालने चाहिए। दोनों चोर ये बातें कर रहे थे और स्नेहा ने उनकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए उनकी बातें सुनकर वो समझ जाती है कि सारा किया कराया जमींदार का है और इन 2 चोरों ने ही मिलकर उसके पिताजी के घर चोरी की थी। जिसके बाद वो चुपके से पुलिस को बुला लेती है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए, इन्होंने चोरी की है और मेरे पिताजी को इतना परेशान किया, और आप इन्हें अच्छे से पूछें कि ये किसके कहने पर चोरी करते हैं, क्योंकि ये इस गांव के तो नहीं है। इन्हें क्या पता कि किसके घर में पैसा है या नहीं, ये खुद उस इंसान का नाम बताएंगे। अब इंस्पेक्टर साहब उन दोनों चोरों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो चोर थोड़ी सी पिटाई के बाद जमींदार का नाम बता देते हैं और उसके बाद जमींदार को भी रिमांड पर ले लिया जाता है। जमींदार अब अपनी गलती की माफी मांगता है और उसके बाद जिन जिन लोगों के घर में उसने चोरी कराई थी उन सब लोगों को हर्जाना देता है। पकौड़े बेचने से स्नेहा के गांव में बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी वजह से कई लोगों का भला होता है और लोगों को भी बारिश में 10 रुपए में चाय पकौड़े खाने का स्वाद मिलता है। स्नेहा ने गांव के चोरों को पकड़वाने के साथ साथ गांव वालों को बारिश में 10 रुपए की चाय पकौड़ी देना भी शुरू कर दिया, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। सुबह सुबह गंगानगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुमित्रा अपनी पकौड़ों से भरी टोकरी सिर पर उठाए बिना देर किए ट्रेन में चढ़ जाती और पकौड़े बेचने लगती। पकौड़े ले लो, पकौड़े, बढ़िया आलू प्याज हरी मिर्च के पकौड़े। पकौड़े दूं भैया? अरे नहीं चाहिए। अच्छा साहब। अरे सुमित्रा दीदी, एक पत्ता पकौड़े देना। अरे अशोक भैया, तुम कहीं जा रहे हो क्या? और तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ, कहीं बात हुई? हाँ सुमित्रा दीदी, अगले हफ्ते नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। माँ मामा के घर पर गई हुई है।